कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो हमारे कक्षा 12 के छात्र हैं जो सामान्य हिंदी का पेपर कल देने वाले हैं, आज उनका एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। और परीक्षा की दृष्टि से यह जो मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मॉडल पेपर की सहायता से आप जानेंगे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है और हमारे प्रश्न पत्र में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी का पेपर होता है वह पूरे 3 घंटे 15 मिनट के लिए होते हैं और यह जो पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है। तो देखिए यह जो प्रश्न पत्र होता है दो खंडों में विभाजित होता है। पहला होता है खंड क और दूसरा होता है खंड ख। जो खंड क होता है वो भी 85 नंबर का होता है और जो खंड ख होता है वो भी 50 ही नंबर का होता है। तो जो देखिए जो खंड क है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है उसमें पूरे 5 बहुविकल्पी पूछे गए हैं जो एक एक नंबर के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शायद आपको पता भी होगा कि इसके जो लेखक है वह कौन है। तो हम आपको बताते हैं कि जो संपूर्णानंदन यानी कि जो दूसरा बहुविकल्प है वह सही है। संपूर्णानंदन जो शिक्षा का उद्देश्य है निबंध है उसके लेखक हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि खंड ख देखा जाए तो यहाँ पे जो लल्लू लाल की रचना है वह कौन सी है आपको बताना है। यहाँ पे बहुविकल्पी में दिया गया है पूरे 4 बहुविकल्पी जिसमें से एक सही है। यदि आप इसे सही कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेम सागर है यानी कि दूसरा जो विकल्पी वह सही है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप अपने एग्जाम में इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। तो चलिए दोस्तों पहले आप लिख लीजिएगा कि प्रश्न नंबर क का उत्तर, उसके बाद से क्रम से लिख लीजिएगा क ख ग घ और अंग, क्योंकि 5 बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद से जो बहुविकल्पी आपको सही लगे यानी कि यदि प्रश्न नंबर 1 का यदि क आप हल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा बहुविकल्पी सही हुआ है तो दूसरे नंबर का। तो आप लिखिएगा कि बहुविकल्पी नंबर दूसरा, उसके बाद से लिखिएगा संपूर्णानंदन सही हैं। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो यह थोड़ा अच्छा लगेगा। हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है क, उसके बाद से लिखा है कि बहुविकल्प नंबर रोमन अंक में दूसरा, उसके बाद से लिखे हैं हमने संपूर्णानंदन, उसके बाद से सही का ट्रिक लगाए हैं, उसके बाद से लिखे हैं सही, उसके बाद से लिखे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यदि आप सही का चिन्ह न लगा के यदि लिख देते हैं सही तब भी आपका सही रहेगा। और जो हमारा बहुविकल्पी होगा रोमन अंक में दूसरा और संपूर्णानंदन यह जो होगा ब्लैक पेन से होगा, बाकी सब आप ब्लू से लिखिए। यदि आप सभी को ब्लू से लिखते हैं तो जो हमारा हेडिंग होगा यानी कि जो संपूर्णानंदन होगा उसको आप ब्लू से लिख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो आंसर होगा दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी जब आप हल करें तो वही प्रक्रिया लिखिए। बहुविकल्पी नंबर दूसरा प्रेम सागर को ब्लैक पेन से, उसके बाद से लिखिएगा सही है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं गो में क्या है पर्दा कहानी के लेखक हैं जो 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं। जो पहला प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर, तीसरा अमरकांत और चौथा है यशपाल। तो इसमें से कौन सा सही है तो यशपाल जी जो है वही है पर्दा कहानी के लेखक। ठीक इसी प्रकार से और हम नीचे की ओर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर घ है यह क्या है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आपको पता ही होगा कि आवारा मसीहा के जो रचनाकार है वो कौन है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो विष्णु प्रभाकर जी हैं वही इसके रचनाकार हैं। और हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसमें भी 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं। पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से कौन सही है तो जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वही हमारा सही है, न कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन सा सही है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 होगा वह भी बहुविकल्पी ही होगा जो काव्य से पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कामायनी युग किस रचना की
कामायनी किस युग की रचना है? तो इसमें भी 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं जो पूरे 1 नंबर के हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा कामायनी है वो किस युग की रचना है? तो जो कामायनी है वह हमारा क्षयवादी युग की रचना है। उसी प्रकार से इसको भी हल कीजिएगा जिस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया था। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है ख। तो देखिए यहाँ पे करें, निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतिवादी युग के कवि हैं? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो हमारे प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं वह है अग्रदास जी। ठीक इसी प्रकार से और हम नीचे की ओर जाते हैं तो देखिए यह जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर याद में रखिएगा कि जो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ तो वह किस वर्ष में हुआ था? तो 1941 में, 1943 में, 1954 में या 1947 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा बहुविकल्पी है 1943 वही सही है। तो एक बार और हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा तार सप्तक है वह 1943 में प्रकाशन हुआ था। ठीक इसी प्रकार से और हम नीचे पढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। तो देखिए यह क्या कर रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। हमें बताना है कि यह द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी। तो चलिए आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसके जो रचनाकार है वो कौन हैं। हम चलते हैं प्रश्न नंबर अंग की ओर। तो देखिए यहाँ पे अंग क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत या पद्मावत या मामा। तो यहाँ पे जो चौथा है मामा वह महाकाव्य नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वह हमारा गद्यांश से पूछा गया है जो पूरे 10 नंबर के प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों को सही से हल करेंगे तो आपको मिलेंगे पूरे 10 नंबर जो यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं। तो जो रेखांकित गद्यांश है उन्हीं का हमें व्याख्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुधरा कहलाती हैं उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? इसी का हमें क्या करना होगा? व्याख्या करना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमें संदर्भ लिखना होता है। तो देखिए जब भी आप संदर्भ लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा जिस प्रकार से भी आप संदर्भ लिखते हो तो आप लिखिए, लेकिन जो हमारा पाठ का नाम होगा और जो हमारे लेखक का नाम होगा उसे आप जो है ब्लैक पेन से जरूर नोट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद से आप यदि प्रश्नों का जवाब देते हैं प्रश्नों का जवाब भी देखिए। और यहाँ पे देखिए क्या कर तीसरे में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें इसका व्याख्या भी करना है और उसके बाद से कुछ प्रश्न भी पूछा गया, उन प्रश्नों का हमें उसी पैराग्राफ से हमें जवाब भी देना होता है। यदि आप उस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो आपको जो यह चैप्टर है अशोक का फूल उससे प्रश्न पूछा गया है, आप इसका जवाब दे करके भी 10 नंबर ले सकते हैं। यदि आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है वह क्या है? काव्य से पूछा गया है। इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। यदि आप ऊपर वाले प्रश्नों को नहीं हल कर पाते हैं तो नीचे वाले प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं जो पूरे 10 नंबर के होंगे। यानी कि गद्यांश से भी हमें 10 नंबर मिलेंगे और पद्यांश से भी हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करा? संदर्भ लिखने के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए और हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया है। हम तो कहेंगे कि आप यदि काव्य से प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो जो हमारा पहला चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, आप इन्हीं व्याख्याओं को पूरी तरह से याद कर ले क्योंकि इनसे आपको कोई ना कोई एक जो प्रश्न होगा वो इसी से मिल जाता है। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं उन्हीं के चैप्टर को थोड़ा अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 5 है उससे आपको 5 नंबर मिलेंगे जिसमें हमें जीवन परिचय लिखना होता है और वह जो जीवन परिचय होगा कम से कम 80 वर्डों में ही होगा। यानी कि आप जब इन प्रश्नों का जवाब दीजिए तो जब भी आप जीवन परिचय लिखिए तो सबसे पहले आप प्रश्न नोट कीजिए कि प्रश्न नंबर 5 का क, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। एक होगा लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए और दूसरा होगा हमें कवि का जीवन परिचय के लिए। तो सबसे पहले आप लिखिए क और आप हेडिंग में डालिए कि आप किस लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया हुआ एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी।
इनमें से किसी एक का ही आप जवाब देना है। तो आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिखिए तो आप हेडिंग में जरूर डालिए कि हम प्रश्न नंबर क का ही दूसरे, यानी कि जो दूसरा नंबर है क्या, APJ अब्दुल कलाम ठीक जी का जीवन परिचय। तो आप हेडिंग में डाल दीजिए कि APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, उसके बाद से आप जीवन परिचय लिखिए। तो जब भी आप जीवन परिचय लिखिए तो उसमें जो हमारे सन होते हैं, माता पिता या लेखक के माता या पिता का नाम हो, उनकी जो क्वालिफिकेशन हो, यदि आप उसको लिख रहे हो तो इन चीज़ों को आप ब्लैक पेन से लिखिए, जिससे आपका जो जीवन परिचय होगा थोड़ा सा आकर्षक लगेगा और आपको एग्जाम में फुल मार्क भी देंगे। तो इसलिए आप जब जन्म सन को लिखिए या मृत्यु सन को लिखिए या उनकी जो पढ़ाई हुई है उसके बारे में लिखते हैं, उनके माता पिता का नाम लिखिए, तो उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दीजिए, यानी कि ब्लैक पेन से लिख दीजिए। हम यही आपसे कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कभी का भी जीवन परिचय देते हैं तो उसी प्रकार से लिखिए, जन्म सन, मृत्यु सन और उनके माता पिता का नाम और उनका जो पढ़ाई का जो साधन है उसको थोड़ा सा आप किससे लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिए। उसके बाद से आप और नीचे की ओर जाएंगे तो जो हमारे बहादुर और पंचलाइट जो कहानी है उसमें से किसी एक का ही हमें क्या लिखना है, कहानी का उद्देश्य लिखना है, जिसपे आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से और नीचे की ओर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 5 है वो क्या कर रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि जो खंड काव्य आपको बताया गया होगा अभी स्कूल में उसी का आपका जवाब देना है और इससे आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें कई सारे प्रश्न हो गए जो जिला के अनुसार होता है, तो जो आपके लिए जरूरी हो आप उसी का जवाब दीजिए। जैसा कि हम कह सकते हैं गोरखपुर मंडल में देखा जाए तो जो त्यागपंथी है वही हमारे इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वह इसी का जवाब दें। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न है। चौथे नंबर पर है क्या, त्यागपंथी खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में आप लिखिए, या आप उसे नहीं लिख सकते हैं तो कह रहा है कि त्यागपंथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें से जो प्रश्न आपको आए आप उसी को हल कीजिए। ठीक इसी प्रकार से और हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो खंड ख की ओर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम शुरू किए क्या, खंड ख। तो आप जब खंड क के प्रश्नों को हल कर लें तो आप नए पेज से खंड ख के प्रश्नों को हल करना शुरू कीजिए। तो चलिए हम खंड ख के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 8 यही कर रहा है कि नीचे दिए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, इससे आपको मिलेंगे पूरे 7 नंबर। यदि आप इससे हल नहीं कर पाते हैं तो आपको नीचे भी अथवा में दिया गया है, आप इसको पढ़ करके आप हल कीजिए तो आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद से देखिए इसी में ख है, तो यहाँ पे ख में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए पदांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इससे भी आपको 7 नंबर ही मिलेंगे। उसके बाद से प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 9 में ही कर रहा है कि मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए जो 2 नंबर का है, यानी कि आपको पूरे 4 दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक मुहावरे का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसी मुहावरे का जवाब दीजिए। उसके बाद से देखिए प्रश्न नंबर 10, तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 10 है वो भी एक ही नंबर का है, क्या है, संधि विच्छेद है और इसी छंद विच्छेद का हमें जवाब दे। ठीक इसी प्रकार से और नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें और भी दिए गए हैं संधि विच्छेद जिनका हमें जवाब देना है और पूरे के पूरे एक एक नंबर के हैं। तो चलिए और हम नीचे की ओर बढ़ते हैं विभक्ति और वचन में। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, आत्मान में जो हमारे विभक्ति और वचन हैं तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो आत्मानव है वह किस विभक्ति का है, षष्ठी विभक्ति है या सप्तमी है, पंचमी है, हमें विभक्ति बताना है जो 1 नंबर का है। तो चलिए और हम नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे एक और पूछा गया है, 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं और हमें इनका अर्थ बताना होता है, जो 1 नंबर का होता है, सिर्फ एक ही का हमें जवाब देना है। ठीक, और हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें बताना होता है कि दूसरा में क्या करा, अम्बुज और अम्बुद का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बहुविकल्पी में दे दिया ABCD करके कि अम्बुज का मतलब क्या होगा और अम्बुद का मतलब
क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से ख की ओर जाते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए, यानी कि इन्हीं का हमें क्या होता है ना, दो अर्थ, यानी कि आप सीधे से जानिए पर्यायवाची आपको लिखना है। ठीक इसी प्रकार से और नीचे आते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखे, यानी कह रहा है कि जो आंखों के सामने हो उसे हम एक शब्द में क्या लिख सकते हैं। कह रहा है कि नेत्र सम्मुख हो, प्रत्यक्ष हो, दे दिया हो, दिया है ABCD करके, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है तो कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या बुद्धिमान। तो होता कौन कौन है, तो जिज्ञासु। तो कौन सा बहुविकल्पी सही है, तो सी। तो चलिए और आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। यहाँ पे देखिए यह जो शब्द लिखे गए हैं वो गलत है, आपको दो वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे कि तुम तो कुर्सी पर बैठे है, तो यह शब्द आपको अच्छा लग रहा है नहीं, तो आपको इसे शुद्ध करके लिखना है। ठीक इसी प्रकार से 12 नंबर के प्रश्न पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वीर या हास्य रस का आपका स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कर उदाहरण अथवा परिभाषा, या तो आप इसका उदाहरण बताइए या आप इसका परिभाषा लिखिए, यह आपके लिए ऑप्शनल दिया गया है। तो वीर रस का यदि आप परिभाषा नहीं लिखते हैं तो आपको उदाहरण लिखना होगा, यदि आप परिभाषा लिखते हैं तो उदाहरण आपको लिखना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कह रहा है ख में कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, या तो आप इनका उदाहरण लिखिए या आप इनका लक्षण लिखिए। तो हम तो कहेंगे आप उदाहरण याद रखे रहिएगा, जो 2 नंबर के प्रश्न है आप जल्दी से इनको लिख करके हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कह रहा है ग में दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, जो 2 नंबर का प्रश्न है। और 13 नंबर का क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक का आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको पत्र लिखना है। तो देखिए आपके पास समय है पूरे 3 घंटे 15 मिनट, लेकिन आपको लिखना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप हर प्रश्न में उतना ही समय दीजिए कि जिससे आपका प्रश्न हल हो जाए। और ये बात आप भी ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए समय बहुत कम ही बचा रहेगा, क्योंकि लिखना ज़्यादा होता है और समय कम होता है। उसके बाद से 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो यह है आपके लिए निबंध, जो पूरे 9 नंबर का होता है।